दोस्तों, जुलाई 2022 में रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल ग्रुप को खुद से अलग कर दिया और ये काफी चौंकाने वाला डिसीजन था, क्योंकि अभी तक रिलायंस ने जियो टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल जैसे प्रॉफिटेबल और मनी मेकिंग बिजनेसेस को खुद से कभी अलग नहीं किया है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को न सिर्फ अलग किया, बल्कि मुकेश अंबानी ने इसे 1.6 करोड़ की वैल्यूएशन की भी दी है। जी हाँ दोस्तों, आखिर रिलायंस के अंदर क्या चल रहा है और क्या है मुकेश अंबानी का अगला कदम, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों कि फैसला अटपटा इसलिए था क्योंकि जियो टेलीकॉम, जिसका एनुअल प्रॉफिट 20,000 करोड़ का है, और रिलायंस रिटेल, जो आज से 9 से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है, उन्हें रिलायंस ने डीमर्जर नहीं किया लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कर दिया। इसका जवाब इस कंपनी के काम में छिपा हुआ है। दरअसल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसका मुख्य काम लोगों को और बिजनेसेस को लोन देना है, और ये लोन्स बहुत बड़े स्तर के नहीं होते हैं। जी हाँ, जिस तरह से आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लोन ऐप से 5,000 से 10,000 तक के लोन्स ले लेते हैं, ये उस तरह के पर्सनल लोन्स के स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन यंग है जो वर्क फोर्स में घुसकर पैसा कमाना शुरू कर चुकी है, और यही जनरेशन सबसे ज्यादा इंटरनेट फ्रेंडली भी है। अब आते हैं इस डीमर्जर के लॉजिक पर। दरअसल दोस्तों, क्योंकि एक NBFC कंपनी एक बैंक नहीं है, इसलिए वो अपने यहाँ सेविंग्स अकाउंट या फिर कंपनीज के करंट अकाउंट नहीं रख सकती, तो वो फिर पैसा उधार कैसे देंगे? इसके लिए इन NBFC कंपनीज को खुद भी उधार लेना पड़ता है, और फिर इस पैसे को वो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन करते हैं। ये अच्छा बिजनेस है और काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी इसे सक्सेसफुली चला भी रही हैं, लेकिन इस लोन से रिलायंस को प्रॉब्लम हो रही थी। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी रिलायंस का हिस्सा होती और बैंक से लोन लेती, तो रिलायंस की बैलेंस शीट में भी ये दिखाई देता कि वो बहुत सारा लोन ले रहे हैं, और इससे कंपनी की फाइनेंशियल इमेज पर प्रभाव भी पड़ सकता था। यही वजह है कि रिलायंस ने उन्हें अलग ही कर दिया, ताकि उनकी अपनी बैलेंस शीट सही दिखे और शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस बना रहे। अब थोड़ा इस नई कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि इस सेक्टर में एक और नया डिस्ट्रप्शन लाने की सोच रही है। दरअसल दोस्तों, अगर हम इसके प्लान को देखें तो वो 5 चीजों पर फोकस करना चाहते हैं। पहला है रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, फिर जियो पेमेंट्स बैंक, जिसे अभी RBI की तरफ से जारी झंडी नहीं मिल पाई है लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद आता है रिटेल फाइनेंस, जिसमें लोन्स दिए जा सके। फिर जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज है, जिसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। और आखिर में रिलायंस अब इंश्योरेंस बिजनेस में भी घुसना चाहता है। उनका एक फोकस रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग पर भी है, और वो हो भी सकता है जिस तरह से एक्को जैसी कंपनीज ने गाड़ियों के इंश्योरेंस लेना आसान कर दिए हैं। रिलायंस भी अब इस बिजनेस में कूदने के लिए काफी उत्साहित होगा। और लोगों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया है वो थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी वैल्यूएशन 1.6 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, लेकिन अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो वो 2022 में सिर्फ 1.67 करोड़ का ही प्रॉफिट बना पाए थे। इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज आप शार्क टैंक पर देख चुके हैं, और वहां पर अगर कोई अपनी कंपनी की वैल्यूएशन इन नंबर्स के साथ 1.6 लाख करोड़ बताता तो उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता। परेशानी ये भी है कि रिलायंस का स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी अभी इस वैल्यूएशन के बराबर नहीं है। अगर हम बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उन्होंने पिछले साल 2.47 लाख करोड़ का लोन दिया था, और इसके बाद दूसरे नंबर पर पिरामल फाइनेंस था, जिन्होंने 63,980 करोड़ का लोन दिया। पूनावाला फिनकॉर्प ने 16,143 करोड़ का लोन डिस्पर्स किया। लेकिन वहीं अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उन्होंने 2022 में सिर्फ 9,149 करोड़ रुपए का लोन ही डिस्पर्स किया था, और उनका प्रॉफिट उसमें 1.68 करोड़ का रहा, जो कि एक्चुअली 2020 के मुकाबले घटा हुआ है। दोस्तों, अगर हम 2020 की बात करें तो इस साल इनका रेवेन्यू 3.49 करोड़ ही था और प्रॉफिट 2.3 करोड़। इसके बाद 2021 में ये रेवेन्यू गिरकर 2.95 करोड़ आ गया था, और इसी तरह प्रॉफिट भी 1.23 करोड़ हो गया। 2022 में रेवेन्यू और भी कम हो गया और 1.84 करोड़ पर आ गया, लेकिन इस बार प्रॉफिट 2021 के मुकाबले बढ़कर 1.68 करोड़ हो गया था। यही वजह है कि 1.6 लाख करोड़ की वैल्यूएशन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लगती है। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को खुद से अलग जरूर किया है, लेकिन अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रिलायंस के कोर बिजनेस के 6.1% शेयर्स हैं, और अकेले उन शेयर्स की वैल्यू ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इसलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं, बल्कि अपने एसेट्स के बेसिस पर यह वैल्यूएशन मांग रहा है।
किसी भी एनबीएफसी बिजनेस को अप्रूवल पाने के लिए बहुत सारे एसेट्स दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इसलिए उन्हें अगर फंक्शन करना है तो इन शेयर्स की काफी जरूरत भी है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके पास इसके अलावा कोई चॉइस थी। अब अगर ये देखा जाए दोस्तों कि क्या अंबानी का ये नया वेंचर सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, तो कहा जा सकता है कि सभी साइंस तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बजाज जैसी कंपनीज इसमें प्रॉफिट को 36% और रेवेन्यू को 26% से ग्रो कर रही हैं, और इस बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ होना बहुत ही आम बात है, जिस वजह से टाटा से लेकर बिरला तक हर बड़े इंडियन प्लेयर्स ने इस इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश की है। लेकिन बजाज के अलावा बाकी बड़े नाम बस यहाँ से अपने हाथ जलाकर वापस लौट गए थे। तो आखिर मुकेश अंबानी कैसे इस बिजनेस में सफल होंगे? अगर हम पुराने फेलियर्स को भी स्टडी करें तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक ग्रोइंग मार्केट है जहां सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी बहुत स्कोप है। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे चाइनीज लोन ऐप्स को बैन भी किया है जो लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत से चाइनीज ऐप्स फ्रीली इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। इसलिए इस मार्केट में ज्यादा इंडियन प्लेयर्स का आना एक अच्छी बात है, और इसमें सभी के लिए स्पेस भी है। इसलिए प्रॉब्लम कंपटीशन की नहीं बल्कि विजन की है। दोस्तों, अंबानी के पास ये एडवांटेज है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर को बदल कर रख दिया है और कुछ ही वक्त में खुद को वहां पर एक डोमिनेटिंग प्लेयर बना लिया है। अब यही चीज हमें आंकड़ों में भी दिखाई देती है। आज से सिर्फ 5 साल पहले यानी 2018 में रिलायंस के कुल रेवेन्यू का 80% हिस्सा उनके केमिकल और ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग बिजनेस से आता था, लेकिन आज 2023 में इस बिजनेस का शेयर 53% हो गया है। इस बीच में यूक्रेन वॉर के कारण रिलायंस के ऑयल बिजनेस ने भी काफी ग्रोथ की है, लेकिन उनके बाकी बिजनेसेस की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि उसने उसे सुपरसीड कर दिया है। मार्च 2023 में रिलायंस के रेवेन्यू में जहां ऑयल, गैस और केमिकल बिजनेस का शेयर 53% था, वहीं रिलायंस रिटेल का शेयर 28% था, जो 2018 के 11% से एक बहुत बड़ा जंप था। इसके साथ ही साथ रिलायंस डिजिटल सर्विसेज ने भी 11% कंट्रीब्यूट किया था, जो कि 2018 के 4% कंट्रीब्यूशन से लगभग 3 गुना था। दोस्तों, मुकेश अंबानी को बिजनेसेस बनाने आते हैं, और इस बार वो अकेले भी नहीं है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन के तौर पर वो केवी कामत को बोर्ड पर लाए हैं, जिनके टेन्योर के समय में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को भारत का नंबर 1 बैंक बना दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें एचडीएफसी ने पछाड़ दिया। इसके अलावा क्योंकि ये कंपनी अंबानी की है, इसलिए उन्हें AAA यानी AAA रेटिंग भी मिल जाएगी। दोस्तों जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो रेटिंग सिस्टम ये दर्शाता है कि कौन सी कंपनी लोन चुका सकने में काबिल है, और इसलिए उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। अगर रिलायंस को AAA रेटिंग मिल जाती है तो इसका मतलब होगा कि वो सस्ती दरों पर बैंक से लोन ले पाएंगे, और वो उसे हायर मार्जिन पर लोन करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। अब यहाँ भी रिलायंस के वो 6% शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के काफी काम आ रहे हैं, क्योंकि इससे उनके एसेट्स बढ़ जाते हैं और उन्हें ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जा सकता है। अब क्योंकि फाइनली ये डीमर्जर हो गया है और अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी तेजी से बहुत सारा लोन लेने वाली है, तो अब इसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी पड़ेगा। मुकेश अंबानी की अप्रोच किसी भी मार्केट में घुसते हुए बहुत ही अग्रेसिव रहती है, तो क्या इस बार भी अंबानी कुछ वैसा ही करेंगे? क्या वो मार्केट रेट से बहुत सस्ते इंटरेस्ट पर या जीरो इंटरेस्ट पर शुरू में लोन देंगे, या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमने देखा है कि वो हमेशा कुछ ऐसा ही करते हैं जिसके लिए उनके कॉम्पिटिटर्स तैयार ही नहीं होते। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस सेक्टर में मुकेश अंबानी के ग्रो करने का कितना मौका है? और क्या आप इस बात से भी चिंतित हैं कि थोड़े से ही बिजनेसेस अमेरिका की तरह भारत में भी अपनी मोनोपोली बना रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।